भारतवंशी ऋषि सुनक इंग्लैंड के नए पीएम बन गए। इंडिया में तो भाई साहब सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है, लोग व्हाट्सएप पे बधाई दे रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक बात आपने सोची कि इंग्लैंड जैसे देश में जहां का उनका मूल धर्म क्रिश्चियनिटी है, वहां पे एक नॉन क्रिश्चियन बंदे को, नॉन वाइट बंदे को पीएम आखिर क्यों बना दिया? आखिर ऐसा क्या चल रहा है यूके में कि पिछले 2 महीने में 3 बार पीएम चेंज करने पड़ गए? असली बात यह है कि भैया इस समय यूके की इकोनॉमी डूबता जहाज है। वहां पे महंगाई बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, एनर्जी क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस है, और ऐसे मौके पे कोई भी बंदा नहीं चाहता कि इस डूबते जहाज की कमान संभाली जाए। तो इस डूबते जहाज की कमान अब जाके मिली है ऋषि को। लेकिन ऋषि जी क्या वास्तव में इस डूबते जहाज को बचा पाएंगे, या फिर लिज ट्रस की जैसे वही 45 दिन की सरकार बन के रह जाएंगे? ये इस वीडियो में आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे कि भैया ऐसा क्या हुआ कि ऋषि सुनक को 2015 में तो इन्होंने राजनीति में कदम रखा था, 2022 मात्र 7 साल में पीएम जैसी गद्दी कैसे मिल गई, इनका पर्सनल, इनकी पॉजिटिव चीजें क्या है, और यूके में एक्चुअल में क्राइसिस चल क्यों रहा है, और इस क्राइसिस के पीछे रशिया का, पुतिन का क्या योगदान है, और क्या ये इकोनॉमी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में एंटरटेनमेंट नहीं, इंफोटेनमेंट होता है, क्योंकि आम आदमियों का नहीं, खास आदमियों का चैनल है। अगर इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आगे चलते हैं वीडियो की गहराई में। इस वीडियो में 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहला, वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे भारत में लोकसभा होती है, वहां पे 650 एमपी है, क्या उनमें से उनको एक भी व्हाइट या क्रिश्चियन बंदा नहीं मिला? ऋषि सुनक का इतनी जल्दी नंबर कैसे लग गया? अपन इस बात पे बात करेंगे। ऋषि सुनक जब पीएम बन रहे हैं, इनके सामने आखिर चैलेंजेस क्या हैं, इस पे अपन बात करेंगे। उनके पीएम बनने का भारत को फायदा है, नुकसान है, ये भी इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को 3 पार्ट में देखते हैं। पहला, आखिर वो बने कैसे, दूसरा, प्रॉब्लम क्या है, और तीसरा, क्या सुलझा पाएंगे या नहीं। तो इस पूरी चीज को जानने से पहले एक बार वहां की थोड़ी सी राजनीति की बेसिक समझ ले लेते हैं। जैसे भारत में लोकसभा होती है, वहां पे होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ पे 543 सदस्य होते हैं, वहां होते हैं 650। 326 पे मेजोरिटी है, जो जीतेगा भैया उसके हाथ में सत्ता मिल जाएगी। तो भारत में जैसे 2 पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस मेजर, वहां पे 2 पार्टी है, लेबर और कंजर्वेटिव। वहां कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ऋषि सुनक। इनको 2019 में टोटल 365 सीट मिली, और इनके जो पीएम थे बोरिस जॉनसन, वो भैया प्रधानमंत्री यूके के बन गए। लेकिन भाई साहब बोरिस जॉनसन जी है ना, ये खतरनाक पार्टी के शौकीन थे, मतलब गजब वाले शौकीन। तो इनका जो बदनामी बहुत ज्यादा चालू हुई कि इन्होंने लॉकडाउन में, जब सब जने घर में बंद थे, इमरजेंसी सेवाएं तक चालू थी और बहुत मुश्किल थी, उस समय 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां पे इनका प्रधानमंत्री का निवास भी होता है और ऑफिस भी होता है, वहां पे इन्होंने जम के पार्टियां की, और भाई साहब भयंकर पार्टियां चली, और इन पार्टियों में इनके नाम आने लगे। जब बाहर रिपोर्ट बाहर आई कि भैया ये तो पार्टी कर रहा था, तो इस पूरे कांड को कहा गया पार्टी गेट स्कैंडल, और इसके चक्कर में इनकी बदनामी हुई। तो एक पार्टी, 2 पार्टी नहीं, जाने कितनी पार्टियां करी। तो उसके बाद से धीरे धीरे जब मीडिया में बात आई तो इनकी इमेज खराब होने लगी। पहले इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लास्ट में गवाह सामने आ गए, वीडियो सामने आ गए, सबूत सामने आ गए, तो मजबूरी में भैया इनको माफी मांगनी पड़ी कि भैया मेरे से गलती हो गई, अब तो माफ कर दो। अब जनता शायद थोड़ी बहुत शांत होती, लेकिन फिर इनका जो एक मंत्री थे एकदम खासम खास, क्रिस फिंचर, जैसे मान लो मोदी जी के अमित शाह हैं, वैसे बोरिस जॉनसन के एकदम खास आदमी, उनका सेक्सुअल एलिगेशन में नाम आ गया। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग थे, बोरिस जॉनसन परेशान हो गए कि यार ये तो आदमी खराब है, इसके चक्कर में पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो पार्टी में धीरे 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 करके लोग बाग छोड़ने लग गए। सबसे बड़ा ब्लो क्या हुआ, ऋषि सुनक जो थे वो वित्त मंत्री थे ऑलरेडी, बोरिस सरकार में वित्त मंत्री थे, इन्होंने भी रिजाइन दिया। इनके साथ साथ धीरे धीरे एक हफ्ते में 50 से ज्यादा सांसदों ने रिजाइन दे दिया। अब इनको लोग समझ ही नहीं आ रहे कि भैया हर आदमी जिसको पद दिया रिजाइन करके जा रहा है। तो लास्ट में बोरिस जॉनसन ने हाथ जोड़े और भैया रिजाइन कर दिया। तो जब बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया तो उस समय क्या बात चली, ऋषि सुनक ने दावेदारी ठोकी कि चलो मैं बनता हूं नया पीएम। तो मीडिया में बहुत नेगेटिव बात चली कि अरे यार ये तो गद्दार आदमी है, इसी ने तो इसको वित्त मंत्री बनाया, ये रिजाइन करके इसी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो बोरिस जॉनसन ने भी अपनी टीम से लिज ट्रस का नाम आगे कर दिया। तो अभी इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये इलेक्शन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। अगर पीएम की पोस्ट खाली है तो जो भी व्यक्ति 100 सांसद का समर्थन लेके आएगा वो दावेदारी कर सकता है। ऋषि सुनक को 137 सांसदों का समर्थन मिल गया था। फिर सेकंड में लिज ट्रस थी, इन्होंने भी अप्लाई किया, इनको भी 100 से ज्यादा सांसदों का मिल गया। पर इसमें जो पहली वोटिंग हुई, ऋषि सुनक जी जीते थे, पर इसमें उससे काम नहीं चलता। पहले तो एमपी वोट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वे सारे जने मिलके पार्टी के मेंबर वोट करते हैं। उस वाले वोट में भैया लिज ट्रस जीत गई। उस समय ये मुद्दा था भारतवंशी इसके हाथ में थोड़ी देंगे, पर लिज ट्रस के हाथ में इन्होंने सत्ता दे दी। अब लिज ट्रस जब पीएम बनी तो यूके के सामने बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमी का। वो क्राइसिस क्या था, क्यों था, वो समझाता हूँ। उसके मुख्य 3 कारण थे।
पहला कारण था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या है साहब? ईयू करके यूरोपियन यूनियन है जिसके बहुत सारे देश सदस्य हैं। यूरोपियन, पूरे यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने यूनियन बना रखी है और उसके सदस्य और वो आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे को छूट देते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ब्रिटेन बोला नहीं भैया, हमको साथ रहने में दिक्कत है, क्योंकि साथ रहने के चक्कर में बहुत सारे अप्रवासी इमिग्रेंट जो हमको नहीं पसंद है वो इंग्लैंड में आके रहते हैं। थोड़ा भाई सब क्राइम वाइम भी बढ़ रहा है। दूसरा, ईयू से हमको फायदा कम होता है, हमसे ईयू को ज्यादा फायदा होता है, तो हम तो भैया अलग रहेंगे और काम करेंगे। और उसके चक्कर में ये पूरी पार्टी इस फेवर में थी, बोरिस जॉनसन, कि भैया होना चाहिए। तो इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों ने इसके फेवर में वोट दिया और जो यूके था वो अलग हो गया ईयू से। अब अलग होने पे इनको लग रहा था कि अलग होके मजे आ जाएंगे, पर अलग हो गए इनके भैया दिक्कत हो गई। बहुत सारे बेनिफिट ये ईयू का पार्ट था इनको मिल रहे थे, अब वो मिलने बंद हो गए। और जब ये एकदम से अलग देश बना, मतलब एक देश एकदम से अलग हुआ, तो इन्वेस्टर को भी लगा यार एक बार हटा तो है, देखते हैं क्या होता है, कल को कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इन्वेस्टर ने इस दौरान कहा कि पता नहीं क्या होगा, तो उस समय 3-4 साल इन्वेस्ट ही नहीं किया। इन्वेस्टर धीरे धीरे कम हुए तो वहां पे भैया पैसा नहीं आ रहा। यूके का 81% जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड चलती है और सर्विस में बड़े बिजनेसमैन भी है, छोटे भी है। छोटों को बहुत सारे यूके से बेनिफिट थे, वो मिलने बंद हो गए, तो इसके चक्कर में इनकी इकोनॉमी भी सफर कर गई। तो यूके की इकोनॉमी तो पहले ही डाउनफॉल में चल गई थी ब्रेग्जिट की वजह से, और इस वजह से भी बोरिस जॉनसन का विरोध हो रहा था। अब सेकंड जो बड़ा कारण है जिसने आग में घी लगाया वो थे हमारे पुतिन साहब। पुतिन ने जैसे यूक्रेन में हमला किया तो सारे देश विरोध में बोले यार ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो दुनिया भर के देशों ने सैंक्शन लगाए, यूके ने भी लगाए, प्रतिबंध भी लगाए, ईयू ने भी लगाया और कहा कि रशिया की इकोनॉमी गिरा देंगे। पर ये दाव उल्टा पड़ गया। रशिया ने कहा बेटा तुम्हारी इकोनॉमी तो मैं गिराता हूं। तो यूरोपियन देशों में 42% गैस, 42% जो गैस आती है वो रशिया से ही आती थी, एक पाइपलाइन से। रशिया ने कहा तुम हमारी बात नहीं मानते, मैं वो पाइपलाइन की गैस आधी कर देता हूँ। पहले उसने 60% सप्लाई कम कर दी, बाद में 88% सप्लाई बंद कर दी। तो राहुल जी उससे क्या फर्क पड़ता है? सर जी 100 रुपए की गैस आ रही थी और 42 एकदम से बंद हो जाए तो बाकी 58 से काम तो नहीं चलेगा, और बाकी 58 की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, पैसे भी तो बढ़ जाएंगे। एक आम ब्रिटिश नागरिक का जो बिजली का खर्चा $1200-1300 के आसपास रहता था, वो डॉलर शूट करके $4000 के आसपास आ गया। और भैया असली जो इनकी जरूरत होती है, क्योंकि जब सर्दियां आती है ना तो इनको अपने घर को गर्म करने के लिए हीटर चलाना पड़ता है, उसके लिए बिजली चाहिए, और बिजली के लिए भैया गैस चाहिए होती है। तो गैस की कमी से इनके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे बढ़ गए, और जैसे भारत में सोचो पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो सब कुछ महंगा हो जाता है, तो इनके इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़े तो सब कुछ महंगा हो गया। खाने पीने की चीजों की कमी होने लग गई स्टोर में। कई ऐसे जो गरीब लोग थे वो इंग्लैंड छोड़ के दूर दूर गांव में बसने लग गए, कई तो इंग्लैंड छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, बोले यार यहाँ पे तो मतलब ही नहीं है, और अभी तो सर्दी आनी बाकी है, तो ये जो इन्फ्लेशन की रेट है तो और ज्यादा बढ़ेगी। अब आपके 2-3 सवाल हैं कि राहुल जी अगर रशिया नहीं देगा तो क्या होगा? अरे सर 40% चला गया ना एकदम से, उसका रिप्लेसमेंट तो तुरंत आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पूरा अपना टैंक फुल करके भी बैठ जाए ना कि 90% कैपेसिटी पे मैं लेके बैठ गया भैया, आप कुछ नहीं होगा, तो भी अगले 90 दिन में क्रिटिकल लेवल से नीचे चले जाएगा, और क्राइसिस जितना भी है ये आने वाले समय में बढ़ना है, घटना तो बिल्कुल ही नहीं है। आप इसको अगर एग्जांपल से समझना है तो ऐसा समझ लो कि अगर भारत में सऊदी अरब कह दे जा तेल नहीं दे रहा, तो भारत में क्या होगा? एग्जैक्टली वो चीज उनके साथ हो रही है। तीसरा जो क्राइसिस है वो है स्लो ग्रोथ। ग्रोथ बहुत कम हो रही है। क्यों भैया? सब चीजें ही महंगी चल रही है, तो और इन्वेस्टमेंट उधर से आ नहीं रहा, तो आदमी करे तो क्या करे? तो अब की बार IMF ने कहा है कि तुम्हारी जो GDP की ग्रोथ है वो रहेगी 0.30, और कई एजेंसियां तो कह रही है 0 के आसपास, कि जहां थे वहीं रहोगे। तो ये गर्व की बात है कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन मूल कारण ये है कि ये खिसक के नीचे आ गया। भारत तो अपनी ग्रोथ कर ही रहा है, पर मेजर काम है कि ये नीचे खिसक गया। ये अपने स्पीड पे चल रहा होता तो भारत को भी बहुत टाइम लगता। अब आप बोले राहुल जी जिंदगी में तो बहुत क्राइसिस है, इनकी तो बिजली भी महंगी हो गई, इनकी तो ग्रोथ भी नहीं हो रही, इनके तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा, इनके तो काम धंधे भी रुक गए। सर तो ये काम कैसे करेंगे? सर उधार लेके करेंगे। बड़ा डेवलप्ड नेशन है, ये बॉन्ड इशू कर देता है, उधार मिल जाता है, लेकिन इसके तो बॉन्ड की भी हालत टाइट है, क्योंकि पहले बॉन्ड ये इशू करते थे तो इसमें US इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन इनकी जो करेंसी है पाउंड वो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है। 24% पिछले 1 साल में करेंसी नीचे गई है, तो इसमें इसके बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना भी रिस्की हो गया। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो भैया इन्वेस्टर कह रहा है मैं पैसा ना डालूं, वैसे ग्रोथ हो नहीं रही है, सारी चीजें महंगी हो रही है। तो इस समय आप समझो गेम समझ रहे हो कि ये डूब
डूबता जहाज है। बोरिस जॉनसन को मौका मिला, बोरिस जॉनसन 19 में हालत ऐसी थी नहीं, सब चल रहा था, अब लगा भैया हालत खराब है, छोड़ दिया। लिज ट्रस ने हाथ लगाया, बैठी, उससे भी नहीं, बल्कि उसकी हालत इतनी खराब हुई है 45 दिन में रिजाइन करना पड़ गया। और यूके के इतिहास की सबसे कम पॉपुलर पीएम है, मतलब उनकी अप्रूवल रेटिंग की तो मात्र 14% लोग उन्हें पसंद करते हैं। बल्कि बोरिस जॉनसन तो जब रिटायर हो रहे थे ना, जब जगह जगह थू हो गई थी, उसके बाद भी उनको 42% लोग पसंद कर रहे थे, इनको तो 14% नहीं किया। जब रिजाइन किया तो तीसरी बार बात चली कि अब कौन पीएम बनेगा, तो बोरिस जॉनसन दोबारा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, डूबते जहाज में मैं नहीं हाथ लगाऊं। एक पेनी मॉर्डेंट है, उन्होंने भी अपना नाम आगे किया था, फिर उन्होंने कहा कौन जाएगा डूबते जहाज में, उन्होंने भी छोड़ दिया। ऋषि सुनक ने अप्लाई किया, इनको आराम से वोटर मिल गए। फिर सबने कहा यार भैया कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, कुछ भी हो, एक बार करो यार, क्योंकि अगर इसने संवार दिया तो धन्यवाद है, और नहीं संवार पाया तो हम इस पर ब्लेम डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो भैया ले दे के ऋषि जी अब पीएम तो यूके के बन गए, पर उनके सामने चैलेंज क्या है आप नोटिस करो। ब्रिटिश इतिहास में 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई 9.9 10% के आसपास का इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है यूके के लिहाज से। स्लो ग्रोथ है, मैंने आपको बता दिया, आईएम कह रहा है कि बस 0.3% ही ग्रोथ होगी। ऐसी ग्रोथ में भैया क्या करेंगे ऋषि भैया। तीसरा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है पुतिन से, भैया जब तक पुतिन चाहेगा नहीं ये एनर्जी क्राइसिस उल्टेगा नहीं, और इतनी आसानी से पुतिन जी मानेंगे भी नहीं। चौथा पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है। सोचो भाजपा में एक पीएम गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तो आम जनता में क्या आता है, ये पार्टी के पास लीडरशिप ही नहीं है क्या, 2 महीने में 3 पीएम बदल गए, इससे इकोनॉमी नहीं संभल रही, ये पार्टियां कर रहा है। तो अगर आज की डेट में यूके में इलेक्शन हो जाए, अगले इलेक्शन 2025 में ड्यू है, पर अगर आज की डेट में इलेक्शन हो जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता ही चली जाए। तो कुल मिला के ऋषि सुनक के पास अब 2 साल 3 महीने है, 2 साल 3 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, और अब की बार इस पार्टी का वापस आना लगभग नामुमकिन है, इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है। तो 2 साल के पीएम है ले दे के, और उस 2 साल में भी दुनिया भर का क्राइसिस इनके पास है। और ये तो था कंट्री का क्राइसिस, जो इनके कुछ करनी धरनी नहीं है, इन्हें तो बस उसको सुलटाना है। इनके जो पर्सनल क्राइसिस है, इनकी जो व्यक्तिगत रूप से आलोचना हो रही है, वो किस बात पे हो रही है। पहली व्यक्तिगत आलोचना है कि भैया तुम अभी नेता बन के आ गए कि मैं पीएम हूं, मैं पीएम हूं, तुम वित्त मंत्री भी तो थे, तुमने वित्त मंत्री रहते हुए कुछ क्यों नहीं किया। कोरोना के टाइम पे अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा हो रही है, बाकी ऐसा वित्त मंत्री होते हुए तुमने भी झंडे नहीं गाड़े थे। दूसरा, इनकी पर्सनैलिटी में कैरिज्मा नहीं है, वो बात नहीं है कि अपनी आवाज पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लें, या इनके पीछे दीवानगी पागलपन, वैसा कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज है कि ठीक है, मान लो भाई जयशंकर जी, एस जयशंकर जी हैं, इनको अपने विदेश मंत्री बना दिया, तो बस इनका एक ऑरा ये नहीं कि विदेश मंत्री जयशंकर जी आएंगे तो हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी, नहीं, वो कैरिज्मा नहीं है, वो पॉपुलरिटी नहीं है। तीसरा, ये यूके के सबसे अमीर एमपी है, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, तो कहते हैं कि यार तुमको गरीबों की प्रॉब्लम दूर करनी है, तुमने जिंदगी में गरीबी नहीं देखी, तुम्हारे तो माँ बाप अमीर थे, सुपर अमीर थे, तुम्हारे तो ससुर जी भी अमीर है, तुम्हारे तो पत्नी भी अमीर है, ये नारायण मूर्ति जी के जमाई है। तो बोले तुम्हारे ससुर जी अमीर, तुम्हारे घर वाले अमीर, तुमने पढ़ाई बड़े लोगों में की, तुम्हारे दोस्त सारे हैं, तुम हेज फंड मैनेजर है, तुम तो आम आदमी हो ही नहीं, तुम आम आदमी की प्रॉब्लम कैसे दूर करोगे। चौथा, इनकी पार्टी में भी इनके दुर्विरोधी बहुत सारे हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन चिड़े हुए हैं कि ये तो गद्दार आदमी है, मैंने इसको वित्त मंत्री बनाया, ये मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया, तो मौका देख रहे हैं, दूसरी पार्टी तो करेगी जो करेगी, इनकी पार्टी भी इनके पीछे पड़ी हुई है। अब एक सवाल आता है, राहुल जी लेकिन भारतीय की बताऊं, ये भारतीय है कैसे, आप मुझे बताओ। इनके पूर्वज 100 साल पहले गुजरवाला जो पाकिस्तान में है, वहां से उठ के केनिया चले गए थे, फिर इनके जो पेरेंट्स थे वो केनिया से उठ के यूके में आ गए, इनकी जो पैदाइश हुई है ये लंदन में ही पैदा हुए, ये तो वहीं के सिटीजन है भाई साहब। केनिया कहता है कि नहीं तो इसके मम्मी माता पिता यहाँ से गए तो हमारा सिटीजन है, पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं तो हमारा भी सिटीजन है, पर सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा इंडियन ही बना रहे। इनका सिर्फ इंडियन कनेक्शन एक है कि स्टैनफोर्ड में जब पढ़ने गए थे, इनकी भाई साहब जो पत्नी थी, नारायण मूर्ति जी की जो बेटी थी, वहां से इनकी प्यार मिला, इनकी शादी हुई, तो ये वहां से सबसे क्लोज कनेक्शन ससुराल पक्ष की तरफ से ये भारतीय जरूर है, पर अपने घर वालों की तरफ से तो भैया भारतीय है नहीं। एक सवाल आता है कि सर जी ये इंडिया के फेवर के लिए है कि नहीं है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं किया, और नहीं किया तो कर लो यार, किस बात का वेट कर रहे हो, और कर लिया तो आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद कि भैया आप एक अच्छे कंटेंट की कदर करते हैं। ठीक है, अब बताते हैं ये फायदे की चीज है कि नहीं है। देखो सर, आप बताओ, ये यूके का पीएम बन गया, एक डिसीजन ऐसा लेना है जिससे उस डिसीजन से यूके का फायदा और भारत का नुकसान है।
या वो दूसरा डिसीजन ऐसा है कि वो डिसीजन लेने से भारत का फायदा यूके का नुकसान है। आप बताओ ये कौन सा डिसीजन लेगा? ऑब्वियसली यूके के फायदे वाला डिसीजन लेगा। इनके कोई बयान भी पुराने उठा के देख लोगे तो कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने भारत की भयंकर वाली प्रशंसा की हो। हाँ, ये हिंदू हैं, ये अच्छी बात है। ये भाई साहब कई लोगों को प्राउड फील हुआ, अच्छी बात है। इनके आने की वजह से भारतीयों की ओवरऑल इज्जत बढ़ेगी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको लगे कि ये भारत के फेवर में डिसीजन लेंगे, नहीं। इनकी पार्टी की जो पॉलिसी है वो वाले डिसीजन लेंगे। इनकी पार्टी की पॉलिसी है एमिग्रेंट के अगेंस्ट है। ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इंग्लैंड में बसें। तो जो भारतीय यूके जाने की तमन्ना रखते थे कि यार वहाँ जाएंगे मजे करेंगे, वो रूल को धीरे धीरे ये कड़ा ही करने वाले हैं। और भारतवंशियों के लिए ओवरऑल अगर आप देखोगे बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और इन तीनों की तुलना में ये सबसे ज्यादा कट्टर है। और आने वाले समय में आपको इनके बारे में 10 चीजें और पता पड़ जाएगी, तब एक वीडियो और बना देंगे। ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा? क्या आपको नॉलेज मिली? क्या आपको कुछ सीखने को मिला? क्या आपको इकोनॉमी में क्लियर कर पाया? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। और किस तरह के टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताना। तो अब मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।